नमस्ते साथियों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज 5वां लेसन है समकालीन दक्षिणी एशिया। आपको मैं 2024 सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। अंत तक वीडियो देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स सब कुछ इसमें बताए जाएंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दक्षिणी एशिया, समकालीन दक्षिणी एशिया की ये बात कर रहा है। दक्षिणी एशिया में कौन से देश शामिल हैं, पहले तो वो आप देखें। सामान्यतः दक्षिणी एशिया में 7 देश कौन कौन से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका माने जाते हैं मोटे तौर पर। इनके अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इनमें सम्मिलित कर लिया जाता है कभी कभार। चीन को शामिल नहीं किया जाता भाई, चीन को दक्षिणी एशिया का देश नहीं माना जाता। तो पहला छोटा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, निम्न में से दक्षिणी एशिया में कौन से देश शामिल हैं। एक ऑप्शन आपको चीन भी मिलेगा, तो चीन शामिल नहीं है। ओके, उत्तर, अब देखो इसकी भौगोलिक स्थिति देख लें दक्षिणी एशिया में। तो उत्तर में तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये भौगोलिक विशिष्टता है इसकी। दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग, अब देखें। हाँ भाई, दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग। तो जो दक्षिणी एशिया जो मैंने बताया, जो देश बताए, इसमें किस प्रकार से शांति बनी हुई है, कैसे ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दक्षिणी एशिया देशों में आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेस, जिसे सार्क कहते हैं इंग्लिश में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की गई, दक्षेस की। ओके, दक्षिणी एशियाई देशों के लिए आपस में ये दक्षेस की स्थापना कब की गई? 1985 में। इसमें 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान शामिल हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा पर 2004 में हस्ताक्षर हुए। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए 2004 में। ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया था साफ्टा, ठीक है। वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार और विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया इसके द्वारा, साफ्टा के द्वारा। अब देखो, मोटी मोटी चीज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। इस टॉपिक में हम जो आपका समकालीन दक्षिणी एशिया हैं, इसमें भारत के साथ इन जो इसके पड़ोसी देश हैं उनके संबंध और उनकी शासन प्रणाली किस प्रकार से है देशों की, वो चीज़ें इसमें हम जानेंगे। भारत पाकिस्तान संबंध, पहले आप देखें कि प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है। भारत के तुरंत बाद, भारत विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान देश इसमें आएगा। भारत विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कश्मीर मुद्दे पर लेकर ये लड़ पड़े। पाकिस्तान सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर 1947-48 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी युद्ध हुआ। 65 में हुआ, 71 में हुआ, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से इसका समाधान नहीं हुआ। युद्ध से कश्मीर के 2 भाग हो गए। एक भाग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया और दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर कहलाया। दोनों के बीच एक नियंत्रण रेखा खींच दी गई। दोनों के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। कुछ समझौते भी हुए, ताशकंद समझौता 1966, शिमला समझौता 72 में, लाहौर बस समझौता 1999 में हुआ। विवाद होते हैं तो कुछ समझौते भी हुए। फिर आप देखें कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, सेना किस प्रकार से प्रभावी है, लोकतंत्र कैसे काम करता है। 14 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ उससे एक दिन पहले भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना की गई। स्थापना के समय पाकिस्तान 2 खंडों में विभाजित था, पहला पश्चिमी पाकिस्तान और फिर पूर्वी पाकिस्तान। ओके, अब देखो, ये जैसे आप मान सकते हो भारत का मानचित्र ऐसा कुछ मान लो आप। तो ये तो पश्चिमी, ये पूर्वी, तो एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान तो फिर वो आगे जाकर बांग्लादेश बन जाता है, आज़ाद हो जाता है, ठीक है, ये भी हम जानेंगे।
तो शुरुआत में 2 पार्ट थे इसके, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जिन्ना की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर लियाकत अली खान के हाथों में आ गई। लियाकत अली खान की हत्या के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। 1953 में निजामुद्दीन का मंत्रिमंडल भंग कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत ही प्रभावशाली है, याद रखें आप। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लागू हो जाता है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन के बागडोर अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी अपना निर्वाचन भी उन्होंने करवा लिया। परंतु उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का, फलस्वरूप सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना इनका। और पूरी राजनीति विज्ञान मिलेगी प्लेलिस्ट में और सब्जेक्ट में मिलेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। याहिया खान के शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 को भारत पाक जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर एक अलग बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के निर्माण के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी जो 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को अपदस्थ कर दिया। 1999 में फिर सेना ने दखल दी तथा सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता संभाल ली। 2001 में मुशर्रफ ने राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन करवा लिया। 2008 में पाकिस्तान में चुनाव हुए जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के कारण क्या है दोस्तों, ये सैनिक शासन कैसे लागू हो जाता है? तो यहाँ सेना प्रभावशाली है, धर्मगुरु हैं वो भी प्रभावशाली हैं, भूस्वामी अभिजनों का दबदबा है यहाँ पर। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी के कारण यहाँ सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत हैं। तनातनी के कारण यहाँ सेना को मजबूत रखा जाता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान के बाद सीधा आपको यहाँ बांग्लादेश पर आना है। बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार से कायम होता है? तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन तथा भारत पाक युद्ध के कारण स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित कर दिया। 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन कराकर उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली का रूप दिया। अवामी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव व संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। एक त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। तो ये मुजीबुर रहमान थे उस समय, है ना, जब ये अलग होता है बांग्लादेश। उसके बाद 1975 में सैनिक शासन जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। 1979 के चुनाव में विजयी रही, लेकिन जियाउर रहमान की हत्या हो गई और एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में एक सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। वे 1990 तक सत्ता में बने रहे। 1991 में चुनाव हुए, उसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुआ। भारत तथा बांग्लादेश संबंध किस प्रकार के हैं? तो भारत बांग्लादेश के सहयोग के क्षेत्र हैं, ठीक संबंध है। आर्थिक संबंधों में सुधार, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के मुद्दे पर दोनों में सहयोग है। बांग्लादेश और भारत के बीच
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हुए। भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों के अवैध आप्रवास, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों के समर्थन, म्यांमार को बांग्लादेशी क्षेत्र से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने आदि मुद्दों पर दोनों में मतभेद हैं। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल का विवाद इनके बीच है, शरणार्थियों का है, भारत में प्रवेश करते रहते हैं, इस्लामी जो कट्टरपंथी होते हैं, जमात होती हैं, उनका बांग्लादेश समर्थन करता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, प्राकृतिक गैस निर्यात, ये इनमें आपस में मतभेद भी हैं। उसके बाद आप देखें कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में 1990 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के कारण राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए, अहिंसक रहे। इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल में एक नया संविधान अपनाया। भारत तथा नेपाल संबंध। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा में आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। और नेपाल की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती को लेकर भारत ने अपनी अप्रसन्नता दिखाई। वह भारत विरोधी तत्वों के प्रति कठोर कदम नहीं उठाता। नेपाल में माओवाद के बढ़ने से भारत में नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। नेपाल सरकार भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने जैसे नदी जल, पन बिजली आदि मुद्दों पर भारत से नाराज है। उसके बाद देखें आप कि विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन के मसले पर यह सहयोग कर रहा है। उसके बाद श्रीलंका से जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। श्रीलंका को इसमें देखेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। एक मेरा व्लॉग चैनल भी है दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वतंत्रता 1948 के बाद, श्रीलंका की स्वतंत्रता की बात चल रही है। अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी मांग है श्रीलंका के एक क्षेत्र को तमिलों के लिए अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के दबदबा है। इन लोगों का मानना है कि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है, अतः तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। सिंहलियों ने इस उपेक्षा के भरे व्यवहार की प्रतिक्रिया में श्रीलंका में एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 में भारत में उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म लिटे ने श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, अंदरूनी संघर्ष के झंझटों को झेलकर भी श्रीलंका में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अभी तक कायम रखी है। भारत और श्रीलंका संबंध आप देखें कि श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। और उसके बाद ये देखें कि 1987 के बाद से भारत सरकार श्रीलंका के मामले में असंगलता की नीति अपनाए हुए हैं। दोनों एक मुक्त व्यापार और समझौते पर हस्ताक्षर कर व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया है। भारत मालदीव संबंध भी आप देख सकते हो कि भारत और मालदीव के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण अच्छे संबंध रहे हैं। भारत भूटान संबंध आप देखें तो भारत भूटान के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। दक्षिणी एशिया में भारत केंद्र में स्थित हैं और अन्य देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही होते हैं। अब दक्षिणी एशिया और शांति के सहयोग की चीज़ें हमने पहले पढ़ ली दोस्तों शुरुआत में। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसकी मोटी मोटी चीज़ बताई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम एग्ज़ाम के नज़दीक लेकर आएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।